सो हेलो एवरीवन, आज हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं। मैं सेंड करने वाला हूँ हरनूर को बैक इन 2016, अगर विद ऑल द नॉलेज एक्सपीरियंस जो मेरे पास है अभी, 6 years ऑफ एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट ऑल ओवर नॉर्थ अमेरिका। अगर मुझे अभी दोबारा से डिसीजन लेना हो विच कंट्री टू डिसाइड एंड हाउ टू अप्लाई फॉर स्टडिंग अब्रॉड फॉर अंडरग्रेड या फिर मास्टर्स, चाहे यूएस में हो चाहे वो कनाडा में, मैं कैसे कंसिडर करूंगा एंड व्हाट विल बी माय थॉट प्रोसेस। सो आई होप आपका सफर टाइम मशीन में अच्छा रहा हो। नाउ आई एम बैक इन 18-year-old बॉय विद 6 years ऑफ एक्सपीरियंस मेकिंग अ डिसीजन अगैन कि यार मुझे कहाँ पढ़ना है, यूएस कनाडा। तो सबसे पहला डिसीजन मेकिंग फैक्टर इज इंटेंट। तो यार मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि वाई आई रियली वांट टू गो अब्रॉड। इज इट फॉर बेटर लाइफस्टाइल, इज इट फॉर बेटर वर्क एक्सपीरियंस, मैं क्या एक नई कंट्री को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, क्या मैं स्कॉलरशिप लेना चाहता हूँ, व्हाट आर द ऑल थिंग्स आई हैव इन माइंड। नंबर वन थिंग इन माई माइंड इज, क्योंकि मैं अगर अंडरग्रेड के लिए कंसिडर करना चाहता हूँ, आई रियली वॉन्ट टू चूज द मेजर जो मुझे पसंद है। मैं यार बेस्ड ऑन माई रैंक इंडिया में मैं वो कॉलेज चूज़ नहीं करना चाहता कि जो कॉलेज मुझे चूज़ करे या जो प्रोवाइड करे मेरा मेजर या फिर ब्रांच कह सकते हो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर। मैं चाहता हूँ कि मैं चूज़ करूँ मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ। तो ये मेरा पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए विद पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड। मैं चाहता हूँ कि यार मुझे रूममेट्स और लोग मिले ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड ये एक्सपीरियंस मैं कर पाऊँ। नंबर 3 रीज़न इज कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिल्ड माई प्रोफाइल जिसमें एक्सपीरियंसेस हो ऑफ वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स एंड डिफरेंट रोल्स, क्योंकि मुझे पता है कि वर्ल्ड्स बेस्ट कोऑप प्रोग्राम है एक कनाडा में है, विच इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, जहाँ पे लोग एक्चुअल में सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। क्योंकि मुझे पता है, मैंने अपना फ्यूचर देखा है कि मुझे पता है कि फ्यूचर हरनूर सिलिकॉन वैली में बच्चों को मिल के आया जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू और कनाडा जैसी यूनिवर्सिटी से है। तो मुझे ये पता है कि यार यूएस कनाडा में बेस्ट कोऑप प्रोग्राम है जो बच्चे काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप्स करके सेटल होते हैं। एंड लास्ट रीज़न ये है कि यार थोड़े बहुत पैसे कमाना है, बाद में इंडिया आना है नहीं आना वो तो डिसाइड होगा बाद में। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बट थोड़े बहुत पैसे कमाना है बिकॉज आई नो सैलरीज इन यूएस आर द हाइस्ट। तो वंस आई हैव इंटेंट ऑफ गोइंग अब्रॉड क्लियर, अब इसमें चैलेंजेस वो भी क्लियर होने चाहिए बिकॉज एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। नाउ नंबर 2 फैक्टर, चैलेंजेस। जब भी आप अब्रॉड जाते हो यार एक इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाता है आपके देश से, और हर पल जब भी आप अपने अपार्टमेंट में खाली होते हो आपको फील होता है कि यार आई एम नॉट होम, मैं अपने दोस्तों से अपनी फैमिली से दूर हूँ। एक सेंस ऑफ होम सिकनेस आती ही आती है। उसका सोल्यूशन मैं पहले से सोच के जाऊंगा, जो कि मुझे पता है क्योंकि मैंने फ्यूचर देखा हुआ है। द सोल्यूशन इज कि हर पल हर जगह मैं दोस्त बनाने की कोशिश करूंगा एंड कभी भी ऐसा सिनेरियो नहीं आने दूंगा कि मैं रूममेट्स या दोस्तों के अलग हूँ। तो नंबर 1 विल बी, मैं अपनी पूरी बिल्डिंग में कम से कम 5 to 10 फ्रेंड्स बनाऊंगा। और मुझे पता होगा कि अगर उनमें से 2-4 दोस्त वापस इंडिया भी जा रहे हैं छुट्टियों में, तो भी मेरे पास कुछ दोस्त होंगे मेरे साथ। अगर कभी भी मुझे डिप्रेशन या फिर लोनलीनेस फील हो, वो मेरा साथ देने के लिए हमेशा रेडी होंगे। नंबर 2, हाई क्राइम रेट। चाहे कनाडा हो चाहे यूएस हो, इवन दो क्राइम रेट यूएस में ओवरऑल बहुत ज़्यादा है, पर मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि अगर रात में मुझे अकेले वॉक करना है मेरे साथ एक दोस्त साथ में हो। क्योंकि एट द एज ऑफ 18 मेरे में इतनी मेच्योरिटी नहीं है कि यार अगर कुछ हो मैं अकेले सह पाऊँ, और वैसे भी यार अगर 2 लोग जाएं एक और एक 11 होता है। नंबर 3 थिंग दैट आई लर्न एंड एक्नॉलेज इज टू बी सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट। कोई छोटी से छोटी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे छोटी से छोटी इमोशनल प्रॉब्लम हो, मैं खुद सॉल्व करने की कोशिश सबसे पहले करूँगा। किसी पे डिपेंड होने की कोशिश कभी नहीं करूँगा। घर वालों को कॉल करके तंग नहीं करूँगा कि यार फाइनेंशियली ये प्रॉब्लम आ रही है, रेंट ड्यू है, सैलरी टाइम पे नहीं आई है। हर प्रॉब्लम का सामना खुद करूँगा। अपने बैंक बैलेंस में मेरे 1 महीना का खर्चा अगर एक्स अमाउंट है, 6 टाइम्स अमाउंट अपने बैंक में हमेशा रखूँगा फॉर इमरजेंसी फंड्स एंड टोटली प्लान जाऊँगा एंड नेवर एवर थिंक ऑफ बाइंग एडिशनल स्टफ लाइक आईपैड। अच्छा, और कोई भी फालतू खर्च करने की कोशिश नहीं करूँगा। 10 रुपए की नोटबुक और 2 रुपए की पेंसिल से काम चलाऊँगा, बट विल ऑलवेज ट्राई टू बी सेल्फ सफिशिएंट। Now with that being clear in my mind, number 3 is deciding the country. US, Canada दोनों ही अपने हिसाब से यूनिक एंड अमेजिंग कंट्रीज हैं,
बट रियली वांट टू कीप इन माइंड कि मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं। नंबर 1 प्रायोरिटी कुड बी आइदर कि मुझे सेटल होना है, या फिर एक प्रायोरिटी कुड बी कि मुझे पैसे जल्दी कमाना है। और अगर पैसे जल्दी कमाना है, हैंड्स डाउन द आंसर इज यूएसए, क्योंकि मेरे फ्यूचर हरनूर ने देखा है कि सिलिकॉन वैली में सैलरीज आर क्रेजी। अगर किसी को फॉर एन एग्जाम्पल $100,000 सैलरी मिलती है ऑल ओवर यूएस, और वो सेम सैलरी कनाडा में और अगर यूएस में अगर आप कंपेयर करना चाहो तो वो सेम सैलरी एक्चुअल में सिलिकॉन वैली में 1.5 टाइम्स है। इट कुड बी अराउंड $150,000। एंड एट द सेम टाइम अगर वो सेम बंदा कनाडा चले जाता है, वो कंपनी को कहता है कि यार मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा वीज़ा नहीं लगा और मुझे कनाडा भेज दो फॉर एग्जाम्पल, तो अगर वो कनाडा चले जाता है उसकी सैलरी 40% कम हो जाएगी। अगर वो $100,000 यहाँ पे थी, वो लिटरली वहाँ पे $60,000 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि $60,000 इज 80,000 कनेडियन डॉलर्स। तो जो आप कमा रहे हो, इवन दो वो सिमिलर है, 80,000 कनेडियन, 100,000 USD, बट कनाडा में चीज़ें 10% एक्सपेंसिव है, टैक्सेस भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस कारण आपके हाथ में जो पैसा बचेगा टू सेंड बैक टू इंडिया वो थोड़ा सा कम होगा। पर एट द सेम टाइम अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, यार अगर यहाँ पे मेरा वीज़ा सिचुएशन सही नहीं रहता यूएस में, मुझे बाहर निकाल दिया जाता है, मेरी जॉब चली जाती है और मैं 2 महीने से ज़्यादा जॉबलेस रहता हूँ, जो कि यूएस में आप नहीं रह सकते, तो आपको निकाल दिया जाएगा। यू विल बी काइंड ऑफ डिपोर्टेड, बिकॉज आउट ऑफ जॉब मीन्स यू आर डिपोर्टेड। बट कनाडा में ऐसी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि अगर आप कनाडा में 1 साल काम करते हो आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है। सो ये चीज़ें ईजी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप कोई भी कंट्री डिसाइड कर रहे हो, यूएस या कनाडा, आपको याद रखना है कि फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ने आए थे या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने आए थे, बाद में आपका माइंड चेंज हो गया, आपको कुछ और टोटली डिफरेंट करना है, ये फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे है? द आंसर इज हैंड्स डाउन कनाडा, क्योंकि वहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी हो या फिर कहीं बाहर भी जॉब करनी हो, आप कहीं पे भी कर सकते हो। लिमिट सेम है दोनों जगह, 20 आवर्स पर वीक, 20 आवर्स पर वीक। अगर पार्ट टाइम, फुल टाइम तो आप जितना मर्जी कर सकते हो, 40 आवर्स, 50 आवर्स। पर फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क एनीवेयर, आपको अगर गलती से मैथमेटिक्स ले ली और मुझे बाद में कुछ और परस्यू करना है जॉब के लिए, तो उस चीज़ों में थोड़ी सी हिंड्रेंस हो सकती है फॉर जॉब्स। आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, पर रिमेंबर दोनों जगह आप मैथ से साइंस या फिर मैथ से कंप्यूटर साइंस आप चेंज कर सकते हो, पर फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क आउटसाइड ऑफ योर कैंपस वो ज़्यादा कनाडा में दिखती है। नाउ कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। थिंग्स आर सो एक्सपेंसिव इन नॉर्थ अमेरिका कि इतनी ज़्यादा रेंट बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। एक अपार्टमेंट में 6 लोगों को रहना पड़ रहा है ताकि अफोर्डेबल रेट्स बन पाएं, जो 1 साल पहले थे। इट्स क्रेजी, क्योंकि रेंट जितना 1 साल में इन द लास्ट 1 ईयर बढ़ा है वो कभी भी नहीं बढ़ा था। सो किसी भी कंट्री में आप देख लो, आपको 6 लोग, 5 लोग इंडियन फेसबुक ग्रुप्स, इंडियन इंस्टाग्राम ग्रुप्स पे आपको ढूंढने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू कट डाउन ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। एंड खुद खाना बनाना पड़ेगा एंड सीखना पड़ेगा इफ़ यू रियली वांट टू सर्वाइव। क्योंकि अगर आप बाहर का खाना खाते हो, एक तो मुझे लगता है नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी अनहेल्दी खाना मिलता है इफ़ यू वांट टू गो फॉर द चीपेस्ट ऑप्शन, तो इस कारण यू रियली हैव टू लर्न टू कुक लिटिल बिट, या फिर आपको पीनट बटर सैंडविच या फिर दूध और सीरियल से सर्वाइव करना पड़ेगा। नाउ वंस द कंट्री इज क्लियर कि मुझे यूएस जाना है, कनाडा जाना है, मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे यूनिवर्सिटीज कौन सी अप्लाई करना है। वो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ फ्यूचर हरनूर का। रिमेंबर, मैंने देखा है कि अगर कोई बच्चा चाहे 2 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहा है ऑन देयर एजुकेशन, चाहे मेरे जैसा 20 to 50 लाख रुपीज स्पेंड कर रहा है ऑन देयर एजुकेशन ऑफ 4 years, एट द एंड ऑफ द डे अगर दोनों को सेम जॉब मिल रही है, तो वो 2 करोड़ को आप कहेंगे कि वो वेस्ट गए या फिर वो फ्रूटफुल थे। ये आपको सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने ये देखा है कि चाहे एक बच्चे ने कैलिफोर्निया की मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी में विदाउट स्कॉलरशिप 2 करोड़ इंडियन रुपीज स्पेंड की हो, या फिर मेरी तरह एक अफोर्डेबल सिटी में जहाँ पर सिटी लाइफ भी मैंने एक्सपीरियंस की, प्लस मैंने बहुत कम फीस पे की, एक अफोर्डेबल डिग्री के बाद भी वर्सेस एक्सपेंसिव डिग्री के बाद भी दोनों को सेम जॉब, सेम सैलरी मिली। मेरे ख्याल से अफोर्डेबल डिग्री, चाहे मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था एट द टाइम ऑफ स्टडिंग, मुझे एंड रिजल्ट सेम मिला। इस कारण आई थिंक कि हमेशा राउट वो चूज करना चाहिए जहाँ पे अफोर्डेबल डिग्री मिल रही हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्सिटी इज अ बिजनेस फर्स्ट एंड देन लर्निंग। अगर आपको आज के ज़माने में कुछ भी सीखना हो ना, सारे बच्चे, इवन जॉर्जिया टेक के बच्चे कुछ केसेस में ऑनलाइन कोर्सेज से सीख रहे होते हैं, एंड द होल पर्पस ऑफ क्लासरूम इज एग्जाम्स
एंड नेटवर्किंग, क्योंकि नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। आपको अगेन लगेगा कि यार बहुत रेपिटेटिव हो रहा है, पर दैट इज द रियलिटी। आपका नेटवर्क आपको जिंदगी भर काम आता है, पर जो नॉलेज है वो आप कहीं से भी सीख सकते हो। तो मेरे ख्याल से मैं आपको रेकमेंड करूंगा, चाहे आप कोई भी कंट्री डिसाइड करते हो, रिमेंबर चूज द स्कॉलरशिप। आपको नेटवर्क जो बनाना है वो आपको बन जाएगा अगर आप एक अच्छी सिटी में हो, बिकॉज अच्छे लोग आपको अच्छी लोकेशन में बेटर मिलते हैं एज कम्पेयर टू अगर आपने कोई टॉप यूनिवर्सिटी भी चूज कर ली जो एक गांव में है। अगर वो टॉप 5 यूनिवर्सिटी में आती है एंड उसकी लोकेशन खराब है वर्सेस यूनिवर्सिटी मीडियोकर है, बट द यूनिवर्सिटी इज अराउंड द बेस्ट नेटवर्किंग पीपल यू कैन फाइंड, देन हैंड्स डाउन चूज द यूनिवर्सिटी जहां पर लोकेशन बेटर हो एंड आपको स्कॉलरशिप एंड अफोर्डेबल लग रही है। क्योंकि मेरे ख्याल से आई वॉज इन द फेवर, मेरी डिग्री काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई just because of the fact मैंने चूज की the university that gave me scholarship. Even though computer science is one of the most popular major among students, पर इसमें करियर बनाना हैप्पीएस्ट जॉब कहलाया नहीं जाता। आज मैं आपको बताना चाहूँगा how to get into one of the happiest career to have in the US, which is none other than क्वालिटी एश्योरेंस या फिर QA इंजन, जिसे आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी कह सकते हो। एंड मुझे पता है कि आजकल की मार्केट में जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल एंड कॉम्प्लिकेटेड है, बट लेट मी मेक इट इजियर फॉर यू विद द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। सबमिट करियरिस्ट वेयर यू डोंट नीड एनी टेक्निकल फाउंडेशन टू अप्लाई, एंड जहां पर आप स्क्रैच से चीजें सीख सकते हो, हाउ टू बी परफेक्ट फॉर द जॉब मार्केट एंड स्पेशली टू लैंड अ जॉब इन US happiest rank career, which is none other than quality assurance. And careerist के students already 700 plus companies में and 39 US states में placed हैं. And careerist suggest that अगर आपको show नहीं है, you should always start with basic course on manual QA, जिसके लिए आपको foundation की जरूरत नहीं है. Course material is very simple and easy to understand. And most of the graduates, when they get a job, 30% of the jobs are remote and salaries are in between 65 to 100,000 US dollars. Careerist also offers some advanced courses on QA, automation या फिर सेल्स इंजीनियरिंग, जिसके लिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस नीडेड है। एंड करियरिस्ट के स्टूडेंट्स को मिलता है एक्सेस टू देयर सिंपल जॉब सर्च सिस्टम, जिसे कहते हैं जॉब एप्लीकेशन सर्विस, एंड इसके थ्रू आपको जॉब सर्च करना ईजी हो जाता है एंड योर एप्लीकेशन गेट्स बूस्ट अप टू 5 times टू फाइंड अ जॉब। So overall, Careerist is a great place to start because 2 to 4 months after the course, you can find a job easily. आपको mentor assign किया जाता है. You can have live interaction. You have live sessions plus recorded sessions. आपको one-to-one guidance मिलती है. So overall, it's a definitely worth it package, and वो आपके साथ रहेंगे until victory. So don't miss the opportunity to start with $65,000 to $100,000 job in the US, and the link will be in the description below to get 10% discount. So definitely check it out. Now let's talk about how the admission works. मैं apply कैसे करूँगा to both the countries. Now one thing I'll keep in mind is कि जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, I really have to keep in mind my grades. अगर मेरे grades मैच नहीं कर रहे हैं for those universities I'm applying, तो वो शायद वो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन खोलेगी भी नहीं। So I'll remember and I'll make sure कि मेरे grades सबसे पहले up to the mark होने चाहिए। Number 2 step will be एग्जाम्स जो रिक्वायर्ड है। SAT काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्शनल है, पर मैं फिर भी दूंगा क्योंकि काफ़ी जगह रिकमेंडेड है फॉर USA। कनाडा के लिए SAT देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अनदर एग्जाम आई विल कीप इन माइंड इज IELTS, TOEFL, या फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए एक अनदर एग्जाम भी है विच इज़ कॉल्ड Duolingo इंग्लिश टेस्ट, जिसे DET कहते हैं। हैंड्स डाउन अगर मैं US या कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं डेफिनेटली TOEFL या IELTS को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि कनाडा के वीज़ा के लिए आपको IELTS देना पड़ सकता है, तो आपको वो चीज़ याद रखनी चाहिए। शायद टोफल भी चलेगा कनाडा वीज़ा के लिए, पर रिमेंबर कि अगर आप गलती से DET दे देते हो और कनाडा की वीज़ा में लिखा होता है कि यार IELTS या TOEFL रिक्वायर्ड है, तो शायद आपको बाद में दोबारा देना पड़े। तो आपको शुरू से ही 1-2 मॉक टेस्ट दे देने चाहिए TOEFL या IELTS के। एंड रिमेंबर UK में IELTS रिक्वायर्ड है, तो रिमेंबर कि यार ये टेस्ट शायद एक्सपेंसिव हो, पर अगर आप अच्छी तैयारी से करते हो ये बेटर है हैंड्स डाउन। US के लिए IELTS से कि आप DET दे सकते हो अगर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करता है। US में आपको TOEFL IELTS देने की जरूरत नहीं है अगर आप जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर DET एक्सेप्टेड है, क्योंकि DET इज़ ओनली $50। तो अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हो, चूज IELTS TOEFL, बट US के लिए अगर यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेड है, देन चूज DET। एंड नेक्स्ट कपल ऑफ थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन योर प्रोफाइल आर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, योर वॉलंटियर एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, एंड आपकी प्रोफाइल में कितने एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बट ये चीज़ें मैटर ज़्यादा करती हैं फॉर US यूनिवर्सिटीज़, अंडरग्रेड के लिए स्पेशली, और मास्टर्स के लिए भी, बट कनाडा के लिए थोड़ी सी कम करती हैं, बिकॉज वो ग्रेड्स
को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके ग्रेड ज़्यादा अच्छे हैं तो आप कनाडा कंसिडर कर सकते हो। अगर आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स और ग्रेड दोनों बैलेंस्ड है तो आप यूएस कंसिडर कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग। रिमेंबर कि आपको हर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कई बच्चे यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल करते हैं कि यार मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, क्या मुझे वेवर मिल जाता है। 80 to 90% केसेस में यूनिवर्सिटीज़ आपको वेवर दे देती हैं। अगर आप कॉमन ऐप पे जाओगे वहाँ पर भी एक चेक मार्क होता है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते यू कैन अप्लाई फॉर इट। सो मोस्ट केसेस में एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास स्टूडेंट को फीस पे करने की जरूरत नहीं है टू अप्लाई। अगर अप्लाई करते हो, डिपेंडिंग ऑन कितनी यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई कर रहे हो, देन अराउंड $70 to $80 टाइम्स जितनी यूनिवर्सिटीज़ आप अप्लाई कर रहे हो ये फीस देनी पड़ेगी। नंबर 2, एग्जाम्स जो आप देते हो, अगर आप ग्रेड स्कूल की बात कर रहे हो तो GRE की फीस अभी जो चल रही है दैट इज़ अराउंड $213। GMAT अगर कंसिडर करते हो दैट इज़ अराउंड $275। SAT अगर कंसिडर करते हो दैट इज़ ऑल्सो अराउंड $200। एंड जो बाकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उनकी फीस है IELTS $190 विच इज़ मैंडेटोरी फॉर UK एंड कैनेडा। TOEFL जो कि US कैनेडा दोनों में एक्सेप्टेड है विच इज़ अराउंड $185। एंड अगर आप डुओलिंगो कंसिडर करते हो दैट इज़ $50। एंड इसके बाद अगर आपको ये स्कोर्स सेंड करनी है टू द यूनिवर्सिटीज, एंड जो यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर रहे हो, रिमेंबर दोज नेम्स, क्योंकि ऑफिशियली आपको स्कोर्स भेजनी पड़ती है। ऑफिशियली सेंड करने का मतलब है कि ये कंपनीज, अगर आप टोफल एग्जाम दे रहे हो, टोफल खुद आपकी स्कोर्स भेजेगा यूनिवर्सिटीज़ को। तो ये कुछ केसेस में रिक्वायर्ड होता है। अगर आप पहले ही वो यूनिवर्सिटीज़ के नाम याद रखो तो आप इन्हें बता सकते हो, ये फ्री में भेज देंगे। नहीं तो हर स्कूल में स्कोर भेजने की आपको फीस देनी पड़ सकती है फ्रॉम दीज कंपनीज। नाउ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। अगर मुझे दोबारा लिखना हो, मैं मेक श्योर करूंगा इन माई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैं खुद ब खुद लिखूं, क्योंकि अगर किसी आप काउंसलर को हायर भी कर लेते हो, रिमेंबर एडमिशन मेंबर्स आर सो स्मार्ट, वो आपको पकड़ लेंगे अगर आपने किसी और से लिखवाया। आपकी स्टोरी यूनिक होनी चाहिए, आपकी खुद लिखी होनी चाहिए, एंड यू कैन एक्चुअली स्टार्ट विद एनी ऑफ योर एक्सपीरियंसेस एज अ स्टोरी। कि आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, मुझे याद है कि मैं यार 3rd क्लास में था, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ जिसने मुझे एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन सिखाया, जिससे आपकी स्टोरी कंटिन्यू हो सकती है। एंड आप बता सकते हो कि उस स्टोरी ने मुझे सिखाया कि आई रियली वांट टू बिकम अ मैथमेटिशियन, कंप्यूटर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक स्टोरी जो आपकी खुद की यूनिक है, जो आपको कनेक्ट करती है, दैट्स व्हाट मेक्स अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। नंबर 2, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। उसके लिए आपको छोटे छोटे नोट्स अपने टीचर्स को प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि वो बड़ा सा लिख पाएँ। अगर आप उनके लिए खुद लिख कर उन्हें दे रहे हो तो रिमेंबर कि आपको वो भी यूनिक लिखना पड़ेगा। आपकी जो क्वालिटीज़ है वो यूनिक वे से आप लिखवानी पड़ेगी या फिर लिखनी पड़ेगी। टीचर्स को बताना पड़ेगा कि ये पॉइंट ज़रूर लिखो, क्योंकि आप लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस को लाइटली नहीं ले सकते। आप एक जेनेरिक नहीं लिख सकते कि यार दिस स्टूडेंट इज स्मार्ट, टॉप 10% में आता है क्लास की एंड अच्छा है। नो, इट शुड बी यूनिक। एक पैराग्राफ में एक पैराग्राफ ज़रूर होना चाहिए जो आपको यूनिक एज अ स्टूडेंट डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम दैट टीचर, फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी या फिर फ्रॉम दैट कंपनी जहाँ से आप ले रहे हो। आप किसी कंपनी से भी ले सकते हो, यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हो, प्रोफेसर से भी। सो मेक योर लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस यूनिक। एंड यूजुअली 2 to 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। सो इन योर करियर, अगर आप मास्टर्स भी कर रहे हो, प्लीज़ रिमेंबर कि हर एक बंदे के साथ अच्छे कनेक्शंस रखो एंड मेक अ गुड रिलेशनशिप सो दैट यू कैन रीच आउट टू देम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कॉलरशिप्स। आपको ऐसे स्टूडेंट्स भी दिखेंगे जो अराउंड 2 करोड़ रुपीज़ दे रहे हैं वंस अगेन फॉर द एजुकेशन, और आपको ऐसे लोग भी दिखेंगे जो $0 दे रहे हैं, एंड आपको कुछ ऐसे लोग भी दिखेंगे जो 20 to 30 लाख रुपीज़ दे रहे हैं या फिर 50 लाख रुपीज़ दे रहे हैं। अब आपको किस कैटेगरी में जाना है, आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करोगे, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, to give your 100% and do the research of the universities जहाँ पर आपको लगता है कि आप एक्सेप्ट हो जाओगे। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ कि आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, ट्राई टू मेक लिंक्डइन कनेक्शंस विद दोज स्टूडेंट्स। वो आपको जो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कोई वेबसाइट या फिर कोई फेसबुक ग्रुप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पर अगर आपको लगता है कि यार लिंक्डइन पे रीच आउट करना मुश्किल है, तो आप डेफिनेटली कुछ ग्रुप्स एंड कुछ वेबसाइट्स ट्राई कर सकते हो, जैसे यॉकेट या फिर हो गया फेसबुक ग्रुप्स, जहाँ पर आपको पता चलता रहता है कि इस स्टूडेंट की ये GRE स्कोर थी, SAT स्कोर थी, एंड आप उनसे रीच आउट कर सकते हो यार कि उन्हें क्या लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। बट
इससे भी बढ़कर ज़्यादा ज़रूरी है टू बिलीव इन योर सेल्फ। कभी आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर इस बंदे ने कह दिया कि आप एक्सेप्ट नहीं हो सकते इस यूनिवर्सिटी में, डोंट थिंक लाइक दैट, यू कैन स्टिल, बिकॉज यू ऑल आर यूनिक। अगर एक यूनिवर्सिटी को चाहिए एक ऐसा बच्चा जो कि ओलंपियाड टॉपर ना हो पर उसे वायलिन बजाना आता हो और वो एक अच्छा स्टूडेंट हो ओवरऑल, तो आप एक्सेप्ट हो सकते हो बिकॉज यू आर यूनिक एंड उनके पास शायद वायलिन बजाने वाले लोग कम हो। सो एवरी स्टूडेंट इज़ यूनिक, ट्राई टू बी यूनिक एंड अप्लाई करो अगर आपको अपने आप में विश्वास है एंड अगर आपने अच्छे से रिसर्च की है। नाउ टॉकिंग वंस अगेन अबाउट स्कॉलरशिप्स, मैं आपको बताऊंगा कि यूएस के लिए, कनाडा के लिए स्कॉलरशिप्स कंप्लीटली डिफरेंट गेम है बिकॉज यूएस हैज़ हैंड्स डाउन मोर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़। आपको एग्जाम्पल बताऊंगा कि फॉर अंडरग्रेड देर आर नीड ब्लाइंड, नीड अवेयर एंड अदर फाइनेंशियल एड अपॉर्चुनिटीज। फाइनेंशियल एड का मतलब है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इस कारण आपको एड दे रहे हैं। स्कॉलरशिप या फिर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप इज कि यू हैव वन एन अवार्ड, इस कारण हम आपको फीस देने के लिए वेव ऑफ कर रहे हैं। मेरे केस में मैं आपको बताता हूँ, मैंने टॉप स्कूल्स लाइक MIT में भी अप्लाई करने की कोशिश की थी और मैंने एक एवरेज स्कूल में भी अप्लाई करने की कोशिश की थी जहाँ पे फीस पहले से ही कम है। और आप हर तरह की स्कूल को अप्लाई कर सकते हो बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया, यू कैन वेव ऑफ द एप्लीकेशन फी। ट्राई टू मेक अ डाइवर्स लिस्ट जहाँ पर हर तरह की यूनिवर्सिटी है एंड यू कैन इवन अप्लाई टू अप टू 20 यूनिवर्सिटीज़। पर रिमेंबर, हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए 15 डेज ऑफ एफर्ट जा सकता है। आपको उनके लिए एसेज लिखने पड़ सकते हैं, स्पेशली फॉर यूएस, क्योंकि आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अलग करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको अपना 100% देना चाहिए टुवर्ड्स एवरी एप्लीकेशन। डू नॉट अप्लाई टू मोर देन 10-15 यूनिवर्सिटीज़। जितना ज़्यादा आप अप्लाई करोगे उतना आपको टाइम भी लगेगा, पर अगर आप अपना 120% 5-6 यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी दे सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। सो यू हैव टू प्ले द रिस्क रिवॉर्ड गेम। जितनी आपकी प्रोफाइल कंपेरेटिव है उतनी कम यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो। इफ़ आई टॉक अबाउट कनाडा, तो स्कॉलरशिप्स की बात करें तो वहाँ पर 1 या 2 बच्चे को 100% स्कॉलरशिप मिलती है फॉर अंडरग्रेड। बट अगर आप यूएस की बात करो, देयर आर हंड्रेड्स तो क्या थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें 100% स्कॉलरशिप मिलती है इन वैरायटी ऑफ यूएस यूनिवर्सिटीज़। तो ये काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप ग्रेड स्कूल की बात करो तो जो फंडिंग होती है, उनकी फंडिंग को कम्प्लीटली डिफरेंट डिफाइन किया जाता है बिकॉज इट्स कॉल्ड टीचिंग असिस्टेंटशिप फंडिंग या फिर रिसर्च असिस्टेंटशिप फंडिंग, क्योंकि वो आपको जॉब दे रहे हैं जिसके कारण वो आपकी फीस वेव ऑफ कर रहे हैं। जब मैंने मास्टर्स की थी मुझे भी ऐसी ही फंडिंग मिली थी व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी को रीच आउट करो कि यार मुझे हायर कर लो, अगर आपको उनके टीचिंग डिपार्टमेंट को रीच आउट करो या फिर किसी एक प्रोफेसर को रीच आउट करो दैट आई वांट टू वर्क विद देम, तो वो प्रोफेसर या फिर वो डिपार्टमेंट आपकी फीस वेव ऑफ कर देगा एंड इट विल बी ऑलमोस्ट फ्री, जो कि मेरे फ्रेंड अर्पित को मिली थी फॉर जॉर्जिया टेक एंड फॉर हिज MBA डिग्री। मेरे रूममेट अपूर को मिली थी फॉर हिज मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी। अगर आप टाइम पे रीच आउट करते हो तो ये फंडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है एंड दिस इज वैलिड फॉर बोथ यूएस कैनेडा। इसका क्राइटेरिया दोनों जगह पे सेम है, बट अंडरग्रेड के लिए स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज हैंड्स डाउन यूएस में ज्यादा है। एंड द कीवर्ड्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल अप्लाइंग इज मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, आउट ऑफ स्टेट वेवर जो कि यूएस का कीवर्ड है। नंबर 3 इज नीड अवेयर financial aid. Number 4 is need blind financial aid and number 5 is just scholarship, 100% scholarship and other kind of scholarship जब आप research कर रहे हो। Now अगर आपने अब apply कर दिया, next steps are very smooth and easy for both US and Canada। आपको वो university ही documents provide करेगी। आपको फीस देनी पड़ सकती है। कनाडा में आपको $10,000 डिपॉजिट करने पड़ सकते हैं उनकी कंट्री के एक बैंक में, जो कि आपको 1 साल में वापस भी मिल जाएंगे धीरे धीरे करके, पर आपको ये फीस देनी पड़ सकती है अप्लाई करने के बाद। यूएस के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको वीज़ा की फीस पे करनी है जो कनाडा में पे भी करनी पड़ती है, विच इज़ एक्जैक्टली $160 इफ यू वांट टू नो। नंबर 3 इज आपको ट्यूशन फी पे करनी पड़ेगी विच इज़ फॉर 1 सेमेस्टर बोथ कनाडा एंड यूएस। बस फर्क दोनों में यही है कि आपको $10,000 डिपॉजिट करने पड़ते हैं कैनेडियन बैंक में। यूएस आपको कहता है आप जितने मर्जी डिपॉजिट करो, बस फीस पे कर दो। और कनाडा ये रिक्वायरमेंट इस कारण रखता है ताकि आप पे वो ट्रस्ट कर पाए कि आप अपनी 1 साल की ट्यूशन फी पे कर दोगे। Now the final step about USA I really want to talk about is visa, क्योंकि मैंने भी actually second time student visa लगवाया है। मैं इस केस में आपको बताना चाहता हूँ कि
F1 वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हो, कॉन्फिडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, जिस तरीके से आप स्माइल कर रहे हो, यू सीम लाइक अ जेन्युइन कैंडिडेट. सो ड्रेस वेल, बी कॉन्फिडेंट, एंड जितने भी आपको ऑनलाइन क्वेश्चंस मिलते हैं फॉर F1 वीज़ा, एक एक क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करो एंड गिव योर 100% इन द इंटरव्यू. चाहे 100 बार मॉक इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस करो, चाहे 50 टाइम्स, बट मेक श्योर कि जब आप फाइनली वहाँ पे खड़े हो रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो इन फ्रंट ऑफ US वीज़ा कमेटी. दैट विल बी ऑल फॉर द वीडियो. एंड इस प्रोसेस में मैंने हर एक इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ बात करने की कोशिश की. एंड आई होप दिस टाइम मशीन जर्नी वॉज स्मूथ एंड इन्फॉर्मेटिव. माई फाइनल मैसेज विल बी, कभी ऐसा मत सोचो कि मनी इज एवरीथिंग. नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. किसी आप बंदे को कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर इसकी नेटवर्थ ज़्यादा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है. नेवर एवर थिंक लाइक दैट. एक वेल बैलेंस लाइफ विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशनशिप्स, अगर आप वो जी पाते हो विद लिटिल बिट ऑफ मनी, दैट इज व्हाट आई कॉल अ वेल बैलेंस्ड लाइफ, इवन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली while taking care of health physically, emotionally and mentally. So that will be it. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next one. Goodbye.